हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और घर पर इंजॉय कर रहे होंगे, फेस्टिवल अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, फेस्टिवल के इंजॉयमेंट के साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे पेट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके, क्योंकि पेट के एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सामने है। और अपने फेस्टिवल के एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने पढ़ाई को यानी कि अपने स्टडी को भी बैलेंस करके चल रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पेट के एग्जामिनेशन की, तो उसके रिगार्डिंग मैंने अपना सिलेबस का जो एक नया पैटर्न स्टार्ट किया था, एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, जो मैंने बोला था जीरो टू हीरो सीरीज होगा। और ये नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हम लोग पेट के जो बचे हुए जितने भी जीके के पार्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन तीनों के बचे हुए पार्ट सब के सब हम लोग एंड करने वाले हैं इन 15 डेज में, नेक्स्ट 15 डेज में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज उसी से रिगार्डिंग हमारा तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। और ये तीसरे लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नदी तंत्र। ठीक है, यानी प्रवाह तंत्र भी आप कह सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ने से पहले, अगर जो बच्चे हम उससे नए जुड़ रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन इसके पीछे मेरे जो 2 वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो भी पेट से ओरिएंटेड टॉपिक पर मैंने पढ़ाया है। उन दोनों वीडियो को जाके जरूर देखें, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और भाई मेरे अच्छे तरीके से प्रॉपरली नोट्स बनाएं। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, बिल्कुल शुरुआत से। और ये नया टॉपिक हमारा होने वाला है, दैट इज रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। या इसे हम लोग बोलते हैं भारत का प्रवाह तंत्र। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के प्रवाह तंत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है आपको। अगर मैं बात करूं रिवर की, तो भाई मेरे रिवर का जब मैं बोलूंगा तो रिवर मतलब एक रिवर हो गया। अब मैं बात करूं रिवर सिस्टम की, तो 2 बातें इसमें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला गंगा रिवर, अब गंगा रिवर की बात की तो गंगा रिवर मतलब गंगा रिवर हो गया भाई मेरी। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको गंगा रिवर सिस्टम, नॉट गंगा रिवर ओनली, क्योंकि गंगा रिवर सिर्फ पढ़ाऊंगा तो सिर्फ गंगा के बारे में बता के छोड़ दूंगा। लेकिन जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो गंगा से जुड़ने वाली हर वो एक नदी, लाइक यमुना हो गई, सोन हो गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर यमुना में 3 नदियां जो जाके जुड़ती हैं, कौन भाई मेरे, 5 नदियां, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, हुंडन, ये सारी नदियां यमुना की हो गई। फिर मैं बात करूँ सोन नदी की, तो सोन में 2 नदियां आके मिलती हैं, एक रिहंद, एक पुनपुन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मेरे। अगर मैं बात करूँ ऊपर से, तो ऊपर से देख लो अलकनंदा, फिर रामगंगा, फिर गोमती, फिर उसके बाद गंडक, फिर उसके बाद आपका गंडक, फिर उसके बाद कोसी, फिर उसके बाद आपका दामोदर इधर से आके आपके मिलती है। तो ये सारी की सारी नदियां आपको पढ़नी पड़ेंगी जब मैं बात करूंगा किसकी, गंगा रिवर सिस्टम की। तो रिवर और रिवर सिस्टम में डिफरेंस है। रिवर की जब मैं बात करूंगा तो सिर्फ उस पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात करूंगा। जब मैं बात करूं रिवर सिस्टम के बारे में, तो मतलब उस रिवर से जुड़ने वाली हर एक नदी के बारे में हमको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस है। तो भाई मेरे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें किन किन नदियों के बारे में मेनली पढ़ना है, फिर उन नदियों से जुड़े हुए नदियों के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूं कि हम पूरे रिवर सिस्टम को 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक है भाई मेरा हिमालयन रिवर सिस्टम, और एक है पेनिसुलर रिवर सिस्टम, पेनिसुलर रिवर सिस्टम। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, या मैं बोलूं हिमालय नदी प्रणाली। हिमालय नदी प्रणाली में हम लोग 3 नदियां मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगा, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द इंडस,
गंगा को गंगा नदी तंत्र बोलते हैं, इंडस को बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द ब्रह्मपुत्र। और ये तीनों की तीनों नदियां आपकी किससे निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, इसीलिए इसको हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर लाते हैं हम लोग। और ये पेरेनियल रिवर हैं, और पेरेनियल रिवर वो रिवर होती हैं जो ईवर फ्लोइंग होती हैं, यानी कि हमेशा बहती रहती हैं। और इन रिवर्स का हमेशा वर्जिनेशन यानी कि जो वर्जिन पॉइंट होता है वो ग्लेशियर होता है, क्योंकि भाई मेरे ग्लेशियर के पानी कभी खत्म होता नहीं है, और ग्लेशियर का पानी हमेशा पिघल पिघल करके नदियों में आता रहता है, और जिससे नदियां हमेशा क्या कहती हैं? बहती रहती हैं, सूखती नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं इनको ईवर फ्लोइंग रिवर, या इनको हम लोग पेरेनियल रिवर बोलते हैं। बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को, तो इनको हम लोग रेनफॉल रिवर भी बोलते हैं, बिकॉज इन नदियों का पानी जो है वो मोस्टली जो है, मैं कंप्लीटली नहीं कह सकता हूं, मोस्टली मैंने कहा मोस्टली डिपेंड करता है किस पर? रेनफॉल पर। बारिश के पानी के कारण इन नदियों का प्रवाह तंत्र हमेशा जीवित रहता है। और अगर मैं बोलूं कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात मैं करूं, तो इसके अंदर जो रिवर्स आती हैं, सबसे पहले आपकी आती है गोदावरी रिवर, यानी कि गोदावरी नदी। तो किन किन नदियों को हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बताता चला जा रहा हूं आप लोगों को। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है महानदी, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कावेरी नदी, यानी कावेरी रिवर। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कावेरी, फिर उसके बाद आपकी आती है नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर उसके बाद बस साबरमती, और ये माही नदी। दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों नदियों, दोनों सिस्टम के बारे में मैं बात करूं, पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर सिस्टम, इसको मैंने और क्यों ऐसे पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है और हिमालयन रिवर कहा जाता है, ये भी समझने की बात है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया के मैप को लेकर के, तो आप ध्यान से देखो, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी इसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय रीजन बोलते हैं। और प्रायद्वीप का डेफिनेशन ही होता है द पार्ट ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड थ्री साइड बाय द वाटर। और इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट जो है वो देख लो आप, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। तो इस सिस्टम यानी कि इस एरिया में जो नदियां बहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं। और ये मोस्टली जो होती हैं वो किस पर डिपेंडेंट होती है? रेनफॉल यानी कि बारिश के पानी पर डिपेंडेंट होती है। और मैं गंगा की बात करूं, यानी कि जो ऊपर हिमालयन रीजन से जो निकलती है रिवर्स, ठीक है, यहाँ से निकलती है आपकी इंडस, इधर चली जाती है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से गंगा चली आती है। तो ये जो रिवर है ये रिवर कहलाती है हिमालयन रिवर सिस्टम, और ये किसी न किसी ग्लेशियर से मेनली निकली हुई हैं। गंगा की बात करूँ, सिंधु की बात करूँ या ब्रह्मपुत्र की बात करूँ, तो सब के सब एक ग्लेशियर से निकली हुई हैं। तो ये एवर फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नोट कर लो कौन कौन सी नदियों के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी प्रणाली। अब मैं गंगा नदी प्रणाली की बात करूंगा तो गंगा के बारे में पूरी बातें हमारी होंगी। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली। अब अगर हम बात करें गंगा नदी प्रणाली की, तो सबसे पहले समझते हैं गंगा नदी निकलती कहां से है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं गंगा नदी के निकलने के यानी कि ओरिजिन पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर एक
स्टेट है दैट इज नोन एज द उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसका नाम है उत्तराखंड, यूके नहीं, उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है भाई मेरे। और इस उत्तराखंड के बाद जस्ट सटा हुआ एक स्टेट है दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, और उससे सटा हुआ स्टेट है बिहार, और उसके बाद इसी बिहार से सटा हुआ आपका एक राज्य है दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई मेरे। और ये है बांग्लादेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूं गंगा की, तो गंगा कहां से निकलती है इंडिया के, तो इंडिया में जो हिमालयन रीजन है उसी उत्तराखंड में एकदम लास्ट में जब आप आओगे ना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो लास्ट में आपका पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, और उसी गंगोत्री ग्लेशियर से, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर यानी गंगोत्री हिमखंड। और ये गंगोत्री हिमखंड कहां पड़ता है, ये गंगोत्री हिमखंड पड़ता है उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है। इस गंगोत्री हिमखंड से गंगा निकलती है और निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद बिहार में जाती है, बिहार में जाने के बाद वेस्ट बंगाल में जाती है, और फिर वेस्ट बंगाल में जाने के बाद भाई मेरे क्या करती है, ये बांग्लादेश में जाती है, और फिर बांग्लादेश में उधर से ब्रह्मपुत्र आया होता है, और उससे मिलने के बाद जाकर के किस में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इसके जब नीचे के पार्ट में आओगे तो मैं आपको इस गंगा का एक और नाम पड़ता है पद्मा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और यहीं से हुगली रिवर एक होती है ट्रिब्यूटरीज और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी भाई मेरे जो किसी एक बड़ी नदी में आकर के छोटी नदी मिल जाती है, क्लियर, तो उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी। और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज, जब कोई बड़ी नदी बह रही हो, उसका एक धारा कट के कोई नदी बन करके आगे बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हुगली क्या है, हुगली गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हुगली गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि गंगा नदी से कट करके एक धारा एक नदी बन करके और आगे बढ़ करके जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसके बारे में जब आगे बढ़ेंगे तो हम बातें करेंगे, लेकिन अभी के बारे में समझो। पहले गंगा का मैंने बताया कि कहाँ से निकलती है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है यानी कि उद्गम स्थान जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। किन स्टेट से गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। फिर उसके बांग्लादेश तो एक अपना में कंट्री हो जाता है, तो मेनली 4 स्टेट से गुजरती है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा की बात करूं तो किसी भी नदी के बारे में भाई मेरे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका उद्गम स्थान, यानी कि उसका ओरिजिन पॉइंट, यानी कि उसका उद्गम स्थान, वो नदी निकली कहाँ से है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ गंगा नदी की, तो गंगा नदी कहाँ से निकली है भाई मेरे, तो गंगा नदी निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमखंड से। और ये गंगोत्री हिमखंड पड़ता कहाँ है, ये गंगोत्री हिमखंड पड़ता है उत्तराखंड में। क्लियर, अब बात सुनो, गंगोत्री हिमखंड में निकलती है और इसका आउटफ्लो में बोलूँ कि कहाँ जाके गिरती है, ये भी जानना जरूरी था। कोई नदी कहाँ जाके गिरती है, किसी और नदी में मिलती है, ये जानना जरूरी होता है, यानी कि इसका आउटफ्लो यानी कहाँ जाकर गिरती है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो गंगा नदी कहाँ जाके गिरी है भाई मेरे, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और बात सुन लो, गंगा की जो टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ, अब कुछ फैक्ट जान लो गंगा के बारे में। गंगा की जो टोटल लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। कितना, 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत के 4 राज्यों से गुजरती है। कितने से, 4 राज्यों से गुजरती है। उन 4 राज्यों का नाम क्या है भाई मेरे, तो अगर मैं बोलूँ 4 राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, और 4 राज्य के अलावा एक कंट्री से भी गुजरती है। तो जो गंगा है वो 2 कंट्री से गुजरती है। एक कौन कौन सा है भाई मेरे, 2 देशों से गुजरती है। जो 2 देश हैं वो कहाँ, कौन कौन से हैं, एक तो इंडिया है और दूसरा क्या है, बांग्लादेश है। अच्छा, अगर सवाल पूछ ले गंगा सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बहती है, तो सबसे ज़्यादा गंगा कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। ये लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास इसका जो फ्लो है वो अकेले कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर है गंगा की। अगर मैं बात करूँ गंगा को हम लोग आज बोलते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी,
यानी कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये गंगा शुरू से ही भारत की राष्ट्रीय नदी थी? नहीं भाई मेरे, गंगा शुरू से भारत की राष्ट्रीय नहीं बनी थी। 2008 में, यानी कि सन 2008 में गंगा बिकम नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी बन गई कौन? गंगा, 2008 में। और इसी गंगा नदी का एक जलीय जीव है, उस जलीय जीव का नाम है गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन। और इस गंगेटिक डॉल्फिन को हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का जलीय जीव, जो बिहार के भागलपुर एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वहाँ पर विक्रमशिला एक्वेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर भी है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर भी है। वो कहाँ पर पड़ता है? भागलपुर एरिया में पड़ता है। और भागलपुर एरिया में बहुत ज़्यादा है गंगेटिक डॉल्फिन। और ये भाई डॉल्फिन समुद्र में भी पाई जाती है, लेकिन गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत का जलीय जीव है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और गंगा क्या बन गई थी? 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बन गई थी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है गंगा के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक, चलो। दोस्तों अगर मैं बात करूं गंगा के बनने की कहानी को लेकर के, तो गंगा ऐसे नहीं बनती है। ध्यान से समझना, गंगा सबसे पहले गंगा कहाँ कही जाती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर उसको समझना है तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे कि गंगा का ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थान कहाँ पर? उत्तराखंड में है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पूरे ब्लैक बोर्ड समझ लो यार कि ये उत्तराखंड स्टेट है। ये पूरा ब्लैक बोर्ड, सॉरी ये जो पूरा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड कैसे कह सकते हैं उसको, ये पूरा का पूरा बोर्ड है, ये समझ लो आप उत्तराखंड स्टेट है, यानी कि उत्तराखंड राज्य है। ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है, अब ये उत्तराखंड राज्य का एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, ऐसे मान लो कि ये पूरा का पूरा उत्तराखंड राज्य है। अब गंगा को समझने से पहले थोड़ी सी कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। अगर मैं बात करूं गंगा की, तो गंगा का जो उद्गम स्थान है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती है, अगर मैं बोलूँ गंगा के एक छोर पे, इसकी तरफ मतलब ऊपर की तरफ एक छोर पे आपका एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री हिमखंड। कौन सा हिमखंड? गंगोत्री हिमखंड। इस गंगोत्री हिमखंड से गंगा निकलती है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम गंगा नहीं रहता है। पहले शुरुआत में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? इसको पहले शुरुआत में हम लोग भागीरथी बोलते हैं। समझना इस बात को। तो पहले शुरुआत में इसकी नदी क्या रहती है? भागीरथी रहती है। इस नदी का नाम क्या रहता है? भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी नाम रहता है पहले शुरुआत में। भाई मेरे इसी उत्तराखंड के क्षेत्र में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। और इसी उत्तराखंड क्षेत्र में एक और ग्लेशियर है, एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ पड़ेगा आपका, जो अगर मैं बोलूँ कि सिंपल वर्ड में एक नीति, माना, लिपुलेख, 3 दर्रे हैं, उन्हीं 3 दर्रों के पास ये पड़ता है एरिया। और वहीं पर पड़ता है एक ग्लेशियर, उसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ध्यान दे लेना भाई मेरे, सतोपथ ग्लेशियर, इसको बोलते हैं सतोपथ हिमखंड। ठीक है, सतोपथ हिमखंड की अगर हम बात करें, ठीक है, सतोपथ हिमखंड की बात करें हम लोग करें, तो वहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। उस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा। जो पूरी की पूरी नदी है, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। और वो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपथ हिमखंड से निकलती है। किस क्षेत्र में? उत्तराखंड के क्षेत्र में से ही निकलती है। दूसरी बात हो गई। अब बात समझना, ये अलकनंदा अकेले नहीं आती है। जब सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है तो वहां से अकेले यहां तक नहीं पहुंचती है, उसमें और भी नदियां आके जुड़ती हैं। और कौन कौन सी नदियां होती हैं? यहीं पर एक जगह है, उसका नाम है नीति दर्रा। नीति दर्रा। उस नीति दर्रे से अब ये भी सवाल एक बन सकता है आपसे कि नीति दर्रा कहां पर पड़ता है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है। उत्तराखंड के क्षेत्र में 3 दर्रे जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति, माना, लिपुलेख। नीति, माना और लिपुलेख।
तो ये तीनों के तीनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। तो ये तीनों के तीनों दर्रों का नाम याद रख लेना, नीति, माना, लिपुलेख। ये लिपुलेख दर्रा ही है जिसके थ्रू आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा दूसरा रूट है यात्रा करने के लिए। तो ये भी ध्यान दे लेना आप इस चीज़ को, अभी आगे पढ़ाएंगे भी चीज़ों को। तो नीति दर्रे से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है धौली गंगा। और वो धौली गंगा आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। वी फॉर व्हाट? वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आके अलकनंदा से मिलती है? धौली गंगा मिलती है। कौन मिलती है? धौली गंगा। और धौली गंगा कहां से निकलती है? नीति दर्रे से निकलती है। अब सुनो, इसी विष्णु प्रयाग में एक जगह, एक मतलब एक मठ है। जैसे हमारे पास चारों धाम यात्रा होता है ना, तो चारों धाम यात्रा का ये वाला जो मठ है दैट इज जोशी मठ। जोशी मठ, जिसे आप बद्रीनाथ बोलते हो। और इस जोशी मठ को जो आदि शंकराचार्य ने हमारे यहाँ चारों धाम का स्थापना किया था, कौन सा? द्वारिका हो गया, जोशी मठ हो गया, रामेश्वरम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं कि इस तरह से, अगर मैं बोलूं कि जोशी मठ जो है आपका वो नॉर्थ की तरफ पड़ता है, तो नॉर्थ की तरफ में जो आपका मठ है वो कौन सा है? जोशी मठ है, चारों धाम की यात्रा करने वाला है जगह। और वो कौन सा जोशी मठ कहलाता है? उसी को बद्रीनाथ बोलते हैं। और इस बद्रीनाथ को हमारे शंकराचार्य ने चारों धामों को 4 अलग अलग वेदों का रक्षा करने के लिए दिया था। तो अगर मैं बोलूं कि जोशी मठ को कौन से वेद की रक्षा करने के लिए मिला था, तो इसको मिला था अथर्ववेद की रक्षा करने के लिए। अथर्ववेद का रक्षा कौन करेगा? जोशी मठ करेगा, यानी कि ज्योतिर्मठ करेगा, यानी कि कौन सा? बद्रीनाथ धाम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो और भी चीज़ें हम जब आएंगे अपने हिस्ट्री वाले लेक्चर पे, तो वहाँ पर पढ़ाएंगे आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूँ दूसरा एक और प्रयाग पड़ता है, दैट इज द नंद प्रयाग। MBN, यानी कि नंद प्रयाग। और इस नंद प्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर, यानी नंदाकिनी नदी। और वो नंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी पर्वत के पास एक ग्लेशियर है, उसको नंदा देवी पर्वत ही बोलोगे आप। तो नंदा देवी पर्वत से, और नंदा देवी पर्वत जो पीक है, यानी कि जो चोटी है, अगर मैं बोलूं कि नंदा देवी पीक जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो पूर्णतः भारत में है। वैसे तो इंडिया की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इस समय भारत में नहीं है, पीओके वाले एरिया में, जो पाकिस्तान वाले एरिया में है, लेकिन वो पूर्णतः भारत में तो है नहीं। तो अगर दूसरे नंबर की चोटी बोलूं भारत की सबसे ऊंची, तो कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। तो कंचनजंगा दूसरी सबसे नंबर की ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में, वो कंचनजंगा कहलाती है। और ये भारत की तीसरी ऊंची चोटी है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में है वो है नंदा देवी चोटी। और कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और वहीं से निकलती है नंदाकिनी नदी, और आके नंद प्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद पड़ता है भाई मेरे कर्ण प्रयाग। और इस कर्ण प्रयाग में एक नदी आके मिलती है इधर से ही, उसका नाम है पिंडारी। और वो कहाँ से निकलती है? तो पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है, और ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, पिंडारी हिमखंड। ठीक है। और ये कौन सी नदी है? पिंडारी नदी है। तो पिंडारी नदी कहाँ मिल जाके मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। और भाई मेरे यहाँ केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है इधर की तरफ, तो यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर। और ये कहां से निकलती है? नियर केदारनाथ। ठीक है। और ये जाके कहां पर मिल जाती है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और ये है रुद्र प्रयाग। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है अलकनंदा से? मंदाकिनी मिलती है। और ये जगह है भाई मेरे देवप्रयाग। अब सवाल सुनिएगा। पहला सवाल,
इधर से आती है भागीरथी नदी, इधर से आती है अलकनंदा नदी। तो गंगा किन दो नदियों से मिलकर के बनती है? तो दो नदी जो है, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। तो अब यहां से कहलाती है ये क्या? गंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गंगा कहां से कहलाना शुरू करती है? देवप्रयाग में से कहलाना शुरू करती है। तो अगर मैं बात करूं कि भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी किस जगह पर मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। अब सुनो, अलकनंदा किन नदियों से मिलकर के बनी हुई है? तो अगर मैं बोलूं कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में आकर के, नंदाकिनी नंदप्रयाग में आकर के, पिंडारी कर्णप्रयाग में आकर के और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर के, इन्हीं को बोलते हैं पंचप्रयाग। और भाई मेरे, ये पंचप्रयाग यानी कि पांच नदियां जो जाके मिलती हैं किससे? अलकनंदा नदी से 4 और देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी खुद गंगा भागीरथी नदी से मिल जाती है, तब मिलकर बनता है हमारा कौन सा? गंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और बातें सुन लो भाई मेरे। यहीं पर आपका जहां से भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी में एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है भिलांगना रिवर। और जहां पर भिलांगना रिवर यानी कि भिलांगना नदी और भागीरथी नदी मिलते हैं, वहीं पर एक डैम बना हुआ है। उस डैम का नाम, उस बांध का नाम है टिहरी डैम। तो अगर मैं बोलूं टिहरी बांध कहां पर पड़ता है भाई मेरे? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर पड़ता है। और ये भाई मेरे, ये बात सुन लो, जो टिहरी बांध है वो किस दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस यानी कि किस नदी बना हुआ है? तो जहां पर भागीरथी नदी और भिलांगना नदी मिलती हैं, वहां पर बना हुआ टिहरी बांध। और इसकी हाइट जो है वो 261 मीटर है। कितनी है? 261 मीटर है। इसीलिए ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगर सवाल पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध किस बांध को कहते हैं, तो टिहरी बांध को कहते हैं। और ये कहां पर है? गंगा नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम पर बना हुआ है और 261 मीटर का इसकी हाइट है। तो अगर भाई भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम का नाम है जिनपिंग फर्स्ट। ठीक है, और इसकी हाइट है 310 मीटर। और नाम से जान गए वो कहां पर है? चीन में है यानी कि चाइना में है। 310 मीटर इसकी हाइट है। जिनपिंग फर्स्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट डैम है, ये भी ध्यान दे लेना भाई मेरे। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे भिलांगना नदी से, भिलांगना नदी जहां मिलती है यानी कि टिहरी। अच्छा, एक मूवी देखे होगे बत्ती गुल मीटर चालू, और बत्ती गुल मीटर चालू जो है इसी टिहरी बांध के आसपास की जगहों पर लोकेशन पे शूट हुआ है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर एक और बांध मिलता है, और उस बांध का नाम है भाई मेरे कोटेश्वर बांध। क्या नाम है? कोटेश्वर बांध। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भी सवाल पूछ लिया आपसे। तो कोटेश्वर बांध बना हुआ है किस नदी पर? गंगा नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? उत्तराखंड में बना हुआ है। ये भी ध्यान दे लेना भाई मेरे। अब गंगा नदी यानी भागीरथी नदी भी वहां पर ऑप्शन में आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, आप आंसर मान लेना। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगे तो वेस्ट बंगाल वाले इलाके में एक डैम बना हुआ है, और उस डैम का नाम है फरक्का डैम। क्या नाम है? फरक्का डैम, फरक्का बांध। और ये फरक्का बांध कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। और किस नदी पर बना हुआ है? तो ये फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। तो गंगा नदी पे 3 मेन डैम है जो इंपॉर्टेंटली अगर मैं बोलूँ आपसे, तो कौन सा? टिहरी डैम 261 मीटर, वर्ल्ड का, भारत का हाईएस्ट डैम। वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम जिनपिंग फर्स्ट है जो चाइना में है, ये भिलांगना नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बनता है। दूसरा डैम जो है गंगा नदी बना हुआ क्या है? कोटेश्वर बांध यानी कि उत्तराखंड में। और तीसरा जो बना हुआ फरक्का डैम यानी कि वेस्ट बंगाल में फरक्का बांध बना हुआ है। तो ये तीनों डैम भी याद कर लो जो गंगा नदी पर बनते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गंगा नदी बनती कैसे है? जब भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है, तब बन के बनती है क्या? गंगा नदी। तो देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी। तो इन सारी बातों का भी ध्यान दे लीजिए और नोट कर लीजिए भाई मेरे, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है गंगा कैसे बनती है। अब बात करते हैं गंगा के अलग अलग
जितने भी आगे भाई गंगा अब यहाँ से उत्तराखंड से भी आगे बढ़ेगी तो यूपी में आकर के बहुत सारे उससे नदियाँ मिलेंगी, थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो बिहार में आकर के बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी उससे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो उसमें बंगाल में आकर के बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी। तो उन सारी सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए चलिए ठीक, गंगा के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कैसे गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में। मैक्सिमम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं यार, क्योंकि कोई ऑप्शन तो होता नहीं है पढ़ाने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो थोड़ा समझने की जरूर बात है कि कैसे गंगा के ट्रिब्यूटरीज को हम लोग समझेंगे। तो मैं कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया कर दूंगा उसमें, क्योंकि तरीका वही है सबका पढ़ाने का। तो देख लो ध्यान से भाई मेरे, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये उत्तराखंड का कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री हिमखंड। और इसी गंगोत्री हिमखंड से निकलती है आपकी गंगा नदी। ये गंगा नदी यहाँ से निकलने के बाद, गंगोत्री हिमखंड से निकलने के बाद उत्तराखंड में फ्लो होती है, फिर उसके बाद यूपी में चली जाती है, फिर यूपी में बिहार में, और बिहार के राजमहल हिल से ये क्या कर हो जाती है, थोड़ा सा साउथ के डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ मुड़ जाती है। और ये सवाल पूछता भी है कि जो गंगा है वो कहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होती है। तो गंगा भाई मेरे कहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगी? राजमहल हिल के पास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू करेगी, और फिर जा करके कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश, यानी कि जो बांग्लादेश कंट्री है वहाँ चली जाती है। और बांग्लादेश में इसका एक और नाम हो जाता है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं पद्मा। पद्मा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब नीचे की तरफ पहुंचेंगे तो हम और भी अच्छे तरीके से बातें करेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे करके मेरी बातें समझते हैं। इसी धीरे धीरे एक एक बातों को हम लोग समझते हैं। इसी गंगोत्री ग्लेशियर के पास से एक नदी निकली हुई है, ध्यान समझना भाई मेरे। इसी गंगोत्री ग्लेशियर के पास में जस्ट थोड़ी दूर पे ही, नज़दीक में ही एक हिमखंड और है। उस हिमखंड का नाम है यमुनोत्री हिमखंड, यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये यमुनोत्री हिमखंड भी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड के क्षेत्र में ही पड़ता है। और ये यमुनोत्री हिमखंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना नदी। और गंगा के देखो, ये है गंगा, तो गंगा के भाई मेरे राइट साइड ये और ये लेफ्ट साइड ये, तो लेफ्ट साइड से जो नदी मिलेगी उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट साइड से गंगा में आके नदियां मिलेंगी उन्हें बोलेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाएं हाथ की सहायक नदियां, और उधर की तरफ जो होंगी वो क्या होंगी? बाएं हाथ की सहायक नदियां। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दाएं हाथ की सहायक नदियों में, सबसे पहला कौन सा आपका? यमुना नदी। और यमुना नदी गंगा से जाकर के यूपी में एक जगह पड़ता है भाई मेरे, इलाहाबाद। उस इलाहाबाद में आगे किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ध्यान समझना भाई मेरे। तो ये पहली नदी है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कौन सी है आपकी? यमुना नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। आई होप सो क्लियर। दूसरी बात मैं बोलूँ कि इसी यमुना में कौन कौन सी नदियाँ और आके मिल जाती हैं, तो इस यमुना में 3 नदियाँ मेनली जो है, एक है चंबल, ये एक है बेतवा, चंबल बेतवा नदी, और केन नदी। तो मैं बात करूं चंबल, बेतवा और केन की, तो ये यमुना की सहायक नदियां, ABC नाम मैंने दे दिया। और ध्यान से देखना, अब मैंने बोला ना कि गंगा का मैंने बताया, तो गंगा के जो इस तरफ से मिलेंगी वो कौन होंगी? गंगा की सहायक नदी होगी। लेकिन गंगा की कौन सी? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। तो भाई मेरे यमुना की भी बात करूं तो यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज बन रही है, कौन? चंबल, बेतवा और केन, और ये राइट साइड से मिल रही हैं, तो इसीलिए राइट साइड ट्रिब्यूटरीज आप यमुना कहलाएंगी। और इसी यमुना में आकर के दोनों नदी और मिलती है, एक मिलती है टोंस, तो टोंस तो ऊपर ही मिल जाती है, और एक मिलती है हिंडन। तो इसको मैं डी नाम दे दे रहा हूं, इसको मैं ई नाम दे दे रहा हूं। तो टोंस और हिंडन, तो चलो ठीक है यार, जब मैं यमुना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे तरीके से और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले गंगा ही समझ लो, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। चलो ठीक,
ठीक है ना। तो पहले गंगा का पहला ट्रिब्यूटरीज है दैट इज द यमुनोत्री हिमखंड से कौन नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। तो पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देख लो भाई मेरे, अलकनंदा तो आकर के मिलती ही मिलती है, वो तो आप जानते हो अच्छे तरीके से। तो दूसरी जो ट्रिब्यूटरीज है वो मैं इधर ही जस्ट सतोपत ग्लेशियर, ये उत्तराखंड सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी उत्तराखंड में ही आकर के गंगा से मिल जाती है, कहाँ पर, देवप्रयाग में। तो ये दूसरी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तीसरी ट्रिब्यूटरीज भाई मेरे, यहाँ से ही जस्ट एक नामिक ग्लेशियर है, नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड के। उत्तराखंड में एक जगह है नैनीताल, उस नैनीताल में एक ग्लेशियर, उसका नाम है नामिक ग्लेशियर। उस नामिक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा, उसका नाम है रामगंगा। और वो रामगंगा भाई मेरे निकलने के बाद यूपी के कन्नौज में जाकर गंगा से मिल जाती है। ये तीसरी ट्रिब्यूटरीज यानी कि तीसरी सहायक नदी कहलाएगी। तो जो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ उसका मैं नाम पढ़ाते हुए नंबर के हिसाब से चलूँगा और आप आई होप सो याद भी कर लोगे। तीसरी सहायक नदी कहलाएगी रामगंगा। चौथी सहायक नदी कौन कहलाएगी भाई मेरे, तो चौथी सहायक नदी यहीं पर यूपी के पीलीभीत इलाके में, उत्तराखंड और मैं बोलूँ कि उत्तराखंड और यूपी का जो बॉर्डर का एरिया है उसी के पास एक जगह पड़ता है, उसका नाम है पीलीभीत। और उस पीलीभीत में एक जगह है उसका नाम है फुलहर लेक, और फुलहर लेक से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी के तट पर ही हमारा लखनऊ शहर और जौनपुर शहर दोनों के दोनों क्या हैं, स्थित हैं। तो ये चौथी नदी है और ये यहाँ से निकलती है और ये जाकर के यूपी के गाजीपुर में मिल जाती है। तो ये कौन सी कहलाती है भाई मेरे, ये गोमती नदी है, फोर्थ रिवर। थोड़ा सा ऐसे फ्लो होती है हल्का सा, ठीक है, चौथी नदी तो गोमती रिवर है। क्लियर है बात, चौथी रिवर गोमती नदी, ठीक है। एक और फिर उसके बाद रिवर यहाँ से निकलती है, नेपाल से एक नदी आती है और नेपाल में एक ग्लेशियर है महापसुंग ग्लेशियर, उस महापसुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कर्णाली रिवर। तो नेपाल में तो उसे कर्णाली बोलते हैं, लेकिन नेपाल से जब भारत में एंटर करते हैं तो उसका नाम हो जाता है घाघरा। और वो घाघरा नदी आपके यूपी के अयोध्या में आकर के मिल जाती है। कौन, वो घाघरा नदी आपके यूपी के अयोध्या में आकर के मिल जाती है, ध्यान दे लेना भाई मेरे। तो ये पांचवी नदी है। और उसी घाघरा में काली नदी, जिसे शारदा नदी भी बोलते हो, ठीक है, और वो आकर के घाघरा में मिलती है। तो घाघरा का नेपाल में नाम कर्णाली रिवर है, यहाँ पर आकर के आपका। फिर उसके बाद छठी नदी जो है, एक है आपका गंडक। गंडक रिवर जो है भाई मेरे, वो जा करके आपका किससे, पटना के जो गंडक जो ये घाघरा नदी है, ये आपका जाके बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। कौन, घाघरा। और ये सरयू नदी भी कहलाती है अयोध्या में पर्टिकुलरली। अगर मैं बात करूँ इसकी गंडक की, तो गंडक नदी जो है भाई मेरे, वो पटना में यानी हाजीपुर जो जगह पड़ता है वहाँ पर जाकर के गंगा से मिल जाती है। पटना के पास जगह है हाजीपुर, वहीं में जाके गंगा से मिल जाती है। और ये भाई मेरे निकलती है हिमालयन रीजन से, ये है गंडक रिवर। फिर उसके बाद एक नदी और है, वो भी बिहार में जा करके, ठीक है, गंगा से मिल जाती है। तो कोसी एक जगह, कोसी नदी है, वो बिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है। सातवीं नदी कोसी नदी कहलाएगी आपकी, जो बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। तो बिहार का एक जगह है कुर्सेला, यानी कि छपरा में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पर जाके गंगा से मिल जाती है। कौन सी, कोसी नदी है। फिर अगर मैं बात करूँ इधर से, तो इधर से एक नदी और है, उस नदी का नाम है भाई मेरे, जहाँ पर एक गंडक मिलती है ना, गंडक नदी, और उसी से थोड़ा सा पहले, हल्का सा पहले एक नदी और आकर के मिलती है बिहार में, लेकिन वो राइट तरफ से आती है और गंडक जो है वो लेफ्ट तरफ से आती है। छठवीं नदी जो है गंडक जो कहलाती है वो लेफ्ट से आती है। और इस नदी का नाम है भाई मेरे सोन नदी, और ये 8वां रिवर होगा आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ध्यान से देखो। फिर उसके बाद इस गंगा जो थोड़ा आगे बढ़ती है तो इस गंगा के दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा तो चली जाती है बांग्लादेश में, और वो धारा जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा, उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो अगर मैं बोलूँ गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाते हैं, तो पद्मा नाम से बुलाते हैं। और एक धारा यानी कि एक पाथ इसका और टूट जाता है, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि जो पाथ टूट जाता है और वो बंगाल के रीजन में केवल मतलब मूव करती है, यानी कि बहती है, उस नदी का नाम है हुगली। उस नदी का क्या नाम है, हुगली। तो हुगली जो नदी है वो गंगा की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी गंगा की नदी से ही टूटकर बनी हुई नदी है। और इसी हुगली नदी में
एक नदी आकर के मिल जाता है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो अगर मैं बात करूं 8वां, तो 9वां कौन होगा भाई मेरे, दामोदर रिवर, और 10वां कौन हो गया आपका, हुगली रिवर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गंगा की जितनी सहायक नदियां, उन सारी नदियों के बारे में मैंने बात कर लिया है। अब देख लो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज दैट कि मैं बोलूं, जब मैं यमुना बोलूंगा ना भाई मेरे, तो यमुना का भी मैं राइट बताऊंगा और यमुना का भी लेफ्ट बताऊंगा। तो यमुना के जितने भी रिवर्स होंगे, यमुना के जितने भी सहायक नदियां होंगी, वो सब गंगा की क्या कहलाएंगी, सहायक नदियां भी कहलाएंगी। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ही कहलाएंगी, और वो कहीं ना कहीं गंगा के राइट साइड से जुड़ रही हैं, इसलिए सारी सारी क्या होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कहलाएंगी। लाइक मैं बोलूँ गंगा क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाहिने हाथ से मिलने वाली सहायक नदी। आपका सोन नदी क्या है, दाहिने हाथ से मिलने वाली सहायक नदी है। आपका दामोदर क्या है, वो दाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदी है। लेकिन अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, गंडक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ये सब क्या है, बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदी, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको ध्यान से समझना भाई मेरे, इसको दो तरीके से हम लोग बांटेंगे। एक तो पहले बात, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लेना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दाएं किनारे की सहायक नदियां, और एक किसकी बात कर रहा हूं, गंगा की, और एक कहलाएगा भाई मेरे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बाएं किनारे की सहायक नदियां। तो कौन कौन सी नदियां आती हैं, अगर मैं बात करूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, तो बताओ कौन कौन सी। पहला यमुना। अब मैंने यमुना जब बोला ना, तो यमुना की जो सहायक नदियां, उनकी भी बात कर ले रहा हूं। चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, ये कुछ बड़ी नदियां हैं जो यमुना में आकर के मिलती हैं। और यमुना की सहायक नदी क्या, हिंडन और टोन्स, तो वो भी क्या हो कहलाएंगी, यानी कि वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कहलाएंगी। वो अलग बात है कि यमुना के केस में जब आएंगे तो कौन उसका लेफ्ट होगा, कौन उसका राइट होगा, तो वो अलग तरीके से देखेंगे। तो ज़्यादा मैं कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ध्यान दे लो आप कि इसकी भी सहायक नदियाँ भी जो राइट साइड में है, वो सब गंगा की क्या कहलाएंगी, सहायक नदी कहलाएंगी राइट साइड से। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है इस चीज़ को लेकर के। दूसरा अगर मैं बोलूँ सोन, तीसरा अगर मैं बोलूँ दामोदर, तो ये गंगा की क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि दाहिने हाथ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं हाथ से कौन सी नदियां मिल रही हैं, तो अलकनंदा, रामगंगा, और नीचे आओगे गोमती, और नीचे आओगे तो भाई मेरे घाघरा, और इसी घाघरा को हम लोग सरयू नदी भी बोलते हैं, ध्यान दे लेना। और ये स्पेशली सरयू कहाँ पर बुलाया जाता है, अयोध्या के एरिया में बुलाया जाता है। सरयू नदी कोई और ऐसे कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, इसी घाघरा नदी का नाम अयोध्या में सरयू नदी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ गंडक, फिर उसके बाद कोसी, ये सब कौन सी हैं, ये गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन बाएं हाथ से मिलती हैं, यानी कि बाएं तरफ से मिलती हैं। तो इन सारी नदियों को नोट कर लीजिए, और एक एक करके सारी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। तो नोट कर लीजिए भाई मेरे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली नदी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यमुना। कौन सी है वो, यमुना नदी है। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी, यानी कि पहले वाला पार्ट जो है, ठीक है, ध्यान सुनना। पहली ट्रिब्यूटरी जो पढ़ेंगे हम लोग, यमुना, यानी कि यमुना रिवर। अगर हम बात करें यमुना रिवर की, गंगा की, तो यमुना नदी जो है, अगर हम गंगा के नदी की बात करूं, सबसे बड़ी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी जो गंगा की है वो कौन है, यमुना नदी है। यमुना नदी निकलती कहाँ से है, तो इसका सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट, यानी कि नदी निकलती कहाँ से, उद्गम स्थल कहाँ है यहाँ इसका, तो यमुना का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है भाई मेरे, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर आपका पड़ता है, यमुनोत्री हिमखंड, यानी कि यमुनोत्री हिमखंड कहाँ पर पड़ता है, तो यमुनोत्री हिमखंड पड़ता है उत्तराखंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका आउटफ्लो। अब इसका आउटफ्लो तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आउटफ्लो कहाँ जाके गिरती है, तो किसी नदी में कहीं जाके समुद्र में गिरती है, नहीं,
तो इसका होगा कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, किस और नदी में जाकर के मिल जाती है। तो जाहिर सी बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये किस नदी में जाकर के मिलती है। तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। इट मीट्स गंगा एट प्रयागराज ऑफ उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट समझना। अगर मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेता हूं, तो इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेता हूं। तो मैंने बोला इसकी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी, दो तरह की ट्रिब्यूटरीज होंगी, एक तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये एक बाएं किनारे की ट्रिब्यूटरीज इसकी भी होंगी क्योंकि बड़ी नदी है भाई मेरे, और एक होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो नदियां आती हैं। कौन सी दो नदियां आती हैं? तो सबसे पहली नदी जो आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी बाएं किनारे से, एक है टोन्स और दूसरा है हिंडन। भाई मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि हिंडन नदी जो है यमुना में किस जगह पर जाकर के मिलती है यूपी के, ये यूपी का सवाल था। तो याद कर लेना, हिंडन नदी यमुना में यूपी के नोएडा यानी कि नोएडा का भी ग्रेटर नोएडा कह सकते हो आप, ग्रेटर नोएडा वाले इलाके में जाकर के यूपी के ग्रेटर नोएडा वाले इलाके में हिंडन नदी किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। अब एक बात बोलो, यमुना नदी ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी यमुना नदी में जाकर कहाँ मिलती है, ग्रेटर नोएडा में मिलती है। लेकिन अगर हम बोले ग्रेटर नोएडा का जिला क्या है, तो जिला इसका है गौतम बुद्ध नगर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मेरे? तो ये ध्यान दे लेना, तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जगह एक है ग्रेटर नोएडा, जहां पर हिंडन नदी जाकर के यमुना से मिल जाती है। और हिंडन नदी यमुना की कहां कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात मैं करूंगा तो यानी कि इधर से आकर के क्या मिल जाती है, लेफ्ट से आकर के यमुना में मिलती है। तो क्योंकि यमुना का लेफ्ट नहीं है, और यहीं पर एक टोंस नदी है जो उत्तराखंड में ही जाकर के यमुना से मिल जाती है, वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बात करूँ तो कौन कौन सी हैं, एक चंबल है जो बड़ी हैं, दूसरा बेतवा है, तीसरा केन है। और ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ से निकल करके आती हैं, मध्य प्रदेश से निकल करके आती हैं, और यूपी में जाकर के ये गंगा से मिल जाती हैं, सॉरी यमुना से मिल जाती हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात मैं करूँ तो सबसे पहले चंबल, दूसरा बेतवा और तीसरा केन रिवर। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक एक करके अब देखो, टोन्स के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में ही जाके गंगा से मिल जाती है। हिंडन का मैंने बताया आपसे कि हिंडन नदी कहाँ जाके यमुना में मिल जाती है। टोन्स में फिर से बोल दिया गंगा, सॉरी, टोन्स नदी यमुना में मिलती है। हिंडन नदी कहाँ जाके मिलती है, यमुना में ही मिलती है, ग्रेटर नोएडा में मिलती है, गौतम बुद्ध नगर जिले में मिलती है। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कौन, चंबल नदी कहाँ जाकर के मिलती है ये बताऊंगा मैं चंबल के बारे में जब पढ़ाऊंगा। बेतवा नदी कहाँ जाके मिलती है वो भी बताऊंगा जब मैं बेतवा के बारे में पढ़ाऊंगा। और केन कहाँ मिलती है तो केन के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बताएंगे हम आपको। तो अब क्या काम करते हैं कि यमुना नदी पढ़ा दिया मैंने, यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बता दिया, कहाँ मिलती है और कहाँ से निकलती है वो सब बता दिया मैंने। अब यमुना की सहायक नदी भी साथ में खत्म कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास कुछ बचा ना रहे यमुना से रिलेटेड, ठीक है। देखो चार ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी नदी के लेकर के, कहाँ से निकलती है, किस में जाकर के मिलती है या कहाँ जाकर गिरती है, और तीसरी बात उसकी सहायक नदी, और चौथा उस पर कौन कौन से डैम बने हैं। यही चार बातें होती हैं जो किसी नदी के बारे में आप अच्छे तरीके से अगर जानते हो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं अगर जानते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस नदियों के बारे में हो जाएंगे। यमुना की सहायक नदी की बात करूँ मैं, जो लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं, उसमें पहली है चंबल। तो पहले चंबल के बारे में पढ़ते हैं। चंबल नदी जो है भाई मेरे, चंबल नदी वो कहाँ से निकलती है, अच्छा सॉरी, तो एक काम करते हैं पहले यमुना के बारे में कुछ डैम है यानी कुछ प्रोजेक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट जो है, सबसे पहले लखवार 82,
लखवार ब्यासी डैम, यानी कि प्रोजेक्ट, डैम कहना गलत होगा, प्रोजेक्ट। ये किस नदी बना है? तो लखवार ब्यासी जो प्रोजेक्ट है, जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, वो किस नदी बना हुआ है? तो ये भी यमुना नदी पर बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर बना हुआ है? तो दिल्ली में बना हुआ है। ये भी सवाल आ सकता है आपसे। दूसरा, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बांध, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में, एक जगह है और एक ज़िला है यमुनानगर। यमुनानगर ज़िले का नाम ही है, और उसी पर यमुना नदी पर ही बना हुआ हथनी कुंड बैराज। कहाँ पर? हरियाणा में। ध्यान दे लेना भाई मेरे। तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जो यमुना पर ही बना हुआ है। यमुना पर नहीं बना है, गलत है, यमुना पर नहीं बना है, लेकिन यमुना नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है, और उसका नाम है रेणुका जी डैम, रेणुका जी बांध। भाई मेरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। रेणुका जी डैम, और ये यमुना पर नहीं है, लेकिन ये है कहाँ पर? तो ये रेणुका जी डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और यमुना की ही एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है गिरि नदी। क्या नाम है? गिरि नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यमुना की सहायक नदी है गिरि नदी, और एक गिरि नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड के एरिया में आकर के यमुना से मिल जाती है, और उसी हिमाचल प्रदेश में ही बना हुआ है इसी गिरि नदी पर कौन सी? रेणुका जी डैम। तो ये तीन जो प्रोजेक्ट है जो यमुना से रिलेटेड है, ध्यान दे लेना ये बात। क्लियर? और बात सुन लो भाई मेरे। अब एक एक करके हम सारे सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं यमुना के। तो सबसे पहली सहायक नदी जो यमुना की हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ट्रिब्यूटरी पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है, दैट इज चंबल। तो चंबल रिवर यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी की बात मैं करूं तो सबसे पहले ये समझ लो कि चंबल नदी निकलती कहां से है। तो चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, एक जगह है, यानी कि चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश में एक जगह है, जनापाव हिल्स। ध्यान दे लेना भाई मेरे, सब सवाल आया हुआ है। जनापाव हिल्स यानी कि जनापाव पहाड़ी, जनापाव हिल्स, और ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहीं से चंबल नदी निकली हुई है। यहां से निकलने के बाद ये यूपी में एक जगह पड़ता है इटावा। इटावा किसका भाई मेरे? इटावा किसका है? इटावा अखिलेश भैया वाला। तो यूपी के इटावा में जाकर किससे मिलेगी? यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। क्लियर भाई मेरे? अब आते हैं अगला सवाल। अगर मैं बात करूं चंबल नदी, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में, क्योंकि बहुत फेमस नदी होती हैं तो उनके बारे में पूछ सकता है। तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो चंबल की सहायक नदियों की में सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है शिप्रा, जिसे छिप्रा भी लोग बोलते हैं, शिप्रा नदी जो है वो चंबल की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में है। एक है बनास, ठीक है, एक है पार्वती, और एक है काली सिंध। तो जैसा जिसका इंपॉर्टेंस है उस ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। तो शिप्रा नदी सबसे इंपॉर्टेंट है अगर सहायक नदियों में बोलूं चंबल नदी के। तो शिप्रा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो भाई मेरे। एक शहर है, उस शहर का नाम है उज्जैन। तो उज्जैन शहर के बारे में बहुत बार पूछा है कि किस नदी पर बसा हुआ है। तो उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी यानी कि शिप्रा नदी पर बसा हुआ है, और ये शिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, ये ध्यान दे लेना। अगली बात, चंबल नदी पर दो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ना सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि शहर कौन कौन से नदियों के किनारे जो स्थित हैं वो पूछ लेता है। तो चंबल नदी पर दो शहर हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो स्थित हैं। पहली बात कोटा, कोटा फैक्ट्री देखा ना, तो कोटा शहर चंबल नदी पर। दूसरा इटावा,
अब ये चूंकि यूपी का है और अखिलेश जी से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। तो कोटा शहर और इटावा शहर, ये दो शहर जो हैं चंबल नदी के किनारे स्थित हैं, ये ध्यान दे लेना। चंबल नदी अपने कुछ कामों के लिए बहुत फेमस है और वो कुछ कामों में मैं बोलूँ सिंपल वर्ड में तो ये बनाती है गली इरोजन। अब ये भाई मेरे ये कौन सा नया कांड कर दिया, गली इरोजन क्या हो गया? गली इरोजन अगर मैं बोलूं कि अगर सवाल आपसे पूछे, और पूछा भी गया है, पूछे नहीं पूछा भी गया है कि कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो सबसे ज्यादा गली इरोजन करती है, यानी कि सबसे ज्यादा अवनलिका अपरदन करती है, अवनलिका अपरदन करती है। और अवनलिका अपरदन होता क्या है इसके बारे में सुन लो भाई मेरे। जैसे क्या होता है ना कि हमारा जो एरिया पड़ता है ये एलुवियल साइल वाला एरिया पड़ता है, जो नॉर्थ इंडियन वाला एरिया है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं। तो इस एरिया में अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा कंक्रीट वाला पार्ट जब आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया थोड़ा सा क्या पहाड़ी इलाका है, तो उस इलाके में जब ये नदी गुजर रही होती है ना तो क्या करती है कि सपोज दैट ये कोई जगह है, उस जगह में जो सॉयल होता है ना, सॉयल लेकर भाग जाती है ये, तो क्या बच जाता है? सिर्फ कंक्रीट बच जाता है और एक नाले टाइप का स्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट कर देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेवाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवाइंस भी बोलते हैं। और अलग वर्ड में हम लोग फिर ये क्या क्रिएट कर देती है? बीहड़ क्रिएट कर देती है, यानी कि ये खेती के युक्त रह ही नहीं जाता। जैसे मैं बोलूँ ना कि एक कोई अच्छी ज़मीन रहे, उसके बीच बीच में क्या कर दो? गड्ढा कर दो, गड्ढा कर दो और वहाँ से मिट्टी लेके भाग जाओ, तो बताओ पूरी की पूरी ज़मीन खराब हो गई कि नहीं खराब हो गई? ऐसे ऊंचे नीचे हो जाती है कि नहीं हो जाती पूरी की पूरी ज़मीन? तो फिर खेती के लायक बचती ही नहीं है। तो ये जो कहलाती है गली इरोजन, यानी कि अवनलिका अपरदन। और ये बीहड़ भी कहलाता है अदर वर्ड में, जिसे बोलते हैं रेवाइंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रेवाइंस भी बोलते हैं। रेवाइंस का नाम ही होता है भाई नाला, ठीक है। अब वो नाला कहीं ना कहीं थोड़े से पहाड़ी क्षेत्रों में या कुछ ऐसी ज़मीनें जो ठीक ठाक थी जहाँ पर खेती कर सकते थे लेकिन खेती अब नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर क्रिएट हो जा रही हैं। तो ये अगर सवाल पूछे कि सबसे ज़्यादा गली इरोजन यानी कि अवनलिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो वो कहलाती है चंबल नदी भारत में। ध्यान दे लेना भाई मेरे इसको। नेक्स्ट बात सुनना, चंबल नदी पर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी पर जो प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैं लिख सकूँ और आप अच्छे तरीके से समझ भी सकूँ। तो इस पर जो प्रोजेक्ट है चंबल नदी पर, वो 4 मेनली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले गांधी सागर डैम, गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है और किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश में है। समझ में आया कि नहीं है? दूसरा, अगर आपसे पूछ ले जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर बांध, ठीक है। और अगर तीसरा पूछ ले आपसे कोटा सागर बांध, कोटा सागर बांध, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर सवाल आपसे पूछता है कौन सा भाई मेरे? जवाहर सागर, एक मिनट एक सेकंड को ना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है वो सवाल कि जवाहर सागर डैम, गांधी सागर डैम, कोटा सागर डैम, ये सब किस नदी पर बने हुए हैं, तो किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं, यानी चंबल नदी पर स्थित है। एक और है, याद कर लो, चौथा, राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर बांध। तो अगर मैं बोलूं इसमें गांधी सागर डैम किसमें? मध्य प्रदेश में, इकलौता डैम मध्य प्रदेश में जो चंबल पे बना हुआ है। और 3 डैम जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये राजस्थान के इलाके में पड़ते हैं। तो ये तीनों के तीनों किसमें है? राजस्थान में है। तो चंबल पे 4 प्रोजेक्ट चलते हैं और ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई मेरे। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, जवाहर सागर, कोटा सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? आपके राजस्थान इलाके में है, लेकिन चंबल पर बने हुए हैं। ये पहले ट्रिब्यूटरी हो गई। दूसरी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। किसकी पढ़ रहे हैं भाई मेरे हम लोग? यमुना की सहायक नदी पढ़ रहे हैं। गंगा में पहले हम लोग यमुना पे आए, अब यमुना की सहायक नदी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यमुना की दूसरी सहायक नदी कौन सी हम लोग को पढ़ना है? बेतवा। तो सबसे पहला सवाल यही कि बेतवा का ओल्डेस्ट नेम, सवाल आया हुआ है
बेतवा रिवर। तो बेतवा का ओल्डेस्ट नेम यानी कि पुराना नाम था बेतात्री। ठीक है, बेतवा नदी निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थान जो है भाई मेरे, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है यानी कि उद्गम स्थान है, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थान जो मतलब है वो है विंध्याचल माउंटेन रेंज। एमपी भी पड़ता है ना विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये मिलती कहां जाकर के, यानी कॉन्फ्लुएंस, इसका संगम कहां पर होता है, यमुना नदी में कहां जाकर मिलती है? तो ये यमुना नदी में जाकर के यूपी में एक जगह है, यूपी के हमीरपुर, हमीरपुर जिला यूपी का हमीरपुर में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो ध्यान दे लेना, ये सब सवाल बनेंगे क्योंकि आप यूपी के एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं बेतवा। बेतवा की सहायक नदी क्या है? ठीक है, तो बेतवा की सहायक नदी बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रिवर है जामनी रिवर, उसके बारे में याद कर लो तो बेतवा की सहायक नदी आपका याद हो जाएगा। एक और ध्यान दे लेना भाई मेरे, बेतवा पे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट यूपी का फेवरेट सवाल है। बेतवा पे जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो यूपी के एग्जामिनेशन के लिए फेवरेट सवाल है भाई मेरे। और कौन कौन से प्रोजेक्ट चलते हैं सुनो ध्यान से। एक है राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, इसे बोलते हैं राजघाट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राजघाट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और दूसरा है माता तिला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना, या इसी का एक और नाम है माता तिला वाले का रानी लक्ष्मीबाई डैम बोल लो या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोल लो। ध्यान से सुनना भाई मेरे, एक है राजघाट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और एक है माता तिला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना, और इसी माता तिला वाले का नाम है रानी लक्ष्मीबाई बहुउद्देशीय परियोजना। तो सवाल यहां से भी आ सकता है कि माता तिला का दूसरा नाम क्या है, या रानी लक्ष्मीबाई किसको बोलते हैं? माता तिला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ही बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों, ये भी यूपी के ललितपुर में है। ललितपुर एक जगह है ना यूपी का, वहां पर है। और किस नदी पर बनी हुई है? बेतवा नदी पर बना हुआ है, और ये भी यूपी के ललितपुर में है। तो ध्यान दे लेना। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो बेतवा रिवर से रिलेटेड हैं। कौन से प्रोजेक्ट और इसका उद्गम स्थान का है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सुन लो भाई मेरे, केन रिवर। और ये केन रिवर भी क्या है? यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी दाहिने हाथ से मिलती है, ये केन है आपकी। ठीक है, तो केन नदी, केन नदी के बारे में अगर हम बात करें तो केन नदी का उद्गम स्थान यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थान तो ये भी विंध्याचल वाले रेंज से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और इसका अगर मैं कॉन्फ्लुएंस बोलूं यानी कि संगम बोलूं, कहां पर जाके मिलती है? तो यूपी के बांदा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। मिल जाती है, ये कॉन्फ्लुएंस है। इसके ट्रिब्यूटरी
कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। किसकी? केन नदी के अगर मैं ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट है। इस पे एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का नाम है गंगाऊ डैम, गंगाऊ बांध। ठीक है, तो ये किस पर है? केन नदी पर है, तो ध्यान दे लेना। अच्छा, अब केन के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जान लो। केन रिवर को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केन नदी को बोलते हैं, लेकिन ये मत सोच लेना कि ये भारत की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। भारत की क्लीनेस्ट रिवर में आता है जो, उस नदी का नाम है उम्नगोटी रिवर, उम्नगोटी रिवर। अब भाई प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया का प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छे तरीके नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद हो सकता है, लेकिन बोलते यही है उम्नगोटी रिवर। और उम्नगोटी रिवर जो है आपका, ये पड़ता है मेघालय में, और ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है भारत की। ये फिर समझना, ये उम्नगोटी रिवर जो पास होती है भाई मेरे, ये भारत का क्या, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव जो है मॉलिनोंग गांव से गुजरती है उम्नगोटी रिवर। मॉलिनोंग गांव, MAW, मॉलिनोंग विलेज। मॉलिनोंग विलेज जो है वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, पूरे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, ये भी ध्यान दे लेना भाई मेरे इस बात को। तो गंगाऊ डैम केन रिवर पे बना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको नोट कर लो। नहीं एक मिनट रुक जाओ यार, ये थोड़ी सी गलती हो गई। चलो अच्छा हुआ कि ध्यान आ गया अभी। इसको ऐसे ध्यान है, कैमूर माउंटेन रेंज ध्यान दे लो यार। विंध्याचल में भी कैमूर माउंटेन रेंज, कौन सा माउंटेन रेंज? कैमूर पर्वत श्रृंखला उसमें आती है। और यहाँ पर जगह है अहिर गांव, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, तो वहां से निकल के आती है केन नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नोट कर लो। तो आई होप सो कि यमुना नदी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब दूसरा अलकनंदा के बारे में। तो अलकनंदा के बारे में तो मैंने पढ़ा ही दिया पहले, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो अलकनंदा के बारे में, कि नहीं पढ़े? अलकनंदा के बारे में अगर बोलूँ तो अलकनंदा के बारे में आप पढ़ चुके हो पूरा का पूरा। देखो ध्यान से, आप जाकर के नोट्स देखो तो रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब बातें जो मैंने बताया है वो सब किसके बारे में बताया है? अलकनंदा के बारे में तो बताया है। तो जो दूसरा नदी है अलकनंदा, वो तो आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, तो इसके बारे में कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तीसरा जो है, जो आपका रामगंगा पड़ता है, तीसरा, इसके बारे में पढ़ते हैं। रामगंगा, रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका जो उद्गम स्थान है, जो ओरिजिन है, यानी कि जो उद्गम स्थान है, वो है नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, यानी कि नामिक हिमखंड। और ये नामिक हिमखंड पड़ता कहाँ है? नैनीताल। और ये नैनीताल कहाँ पर है भाई मेरे? उत्तराखंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नामिक ग्लेशियर से निकलने के बाद, नामिक ग्लेशियर से निकलने के बाद ये यूपी में एक जगह पड़ता है कन्नौज। तो ये कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है इसका, यानी कि संगम कहाँ होता है इसका? यूपी के कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है। तो भाई मेरे ये सीधे गंगा से मिलती है, ध्यान दे लेना इस बात को। और कहाँ पर मिलती है? यूपी के कन्नौज में आकर के किससे? गंगा से मिल जाती है। कौन? रामगंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत इसकी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज नहीं है, लेकिन ध्यान दे लेना इस बात को कि रामगंगा एक चीज के लिए फेमस है, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई मेरे, वो किस नदी किनारे है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी किनारे है। तो ये भी ध्यान दे लेना कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के किनारे से कौन नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तीसरा ये था। चौथा,
ये है ना भाई मेरा आपका चौथा। कौन कौन सी नदी है? चौथा कौन सी नदी होगी? हाँ, गोमती रिवर। और गोमती रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इससे। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है गोमती रिवर? क्योंकि नवाबों के शहर लखनऊ से गुजरता है भाई मेरे कौन? गोमती रिवर। तो चौथा जो है आपका गोमती रिवर। गोमती नदी। और गोमती नदी निकलती कहाँ से है? सबसे पहले यही क्वेश्चन। तो गोमती नदी का उद्गम स्थान, तो गोमती नदी का उद्गम स्थान क्या? फुलहर लेक, फुलहर झील। और ये फुलहर झील कहाँ पर पड़ती है? पीलीभीत। और पीलीभीत कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। समझ में आया कि नहीं आया? ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकल करके ये इसका कॉन्फ्लुएंस, संगम, यूपी में एक जगह है, यूपी के गाजीपुर। अरे भाई जो यूपी वाले हो, मुख्तार अंसारी का नाम याद रख लो, गाजीपुर याद हो जाएगा। यूपी के गाजीपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। ये अच्छी खासी इसकी लेंथ है, लेकिन इसमें पानी उतने अमाउंट में नहीं रह पाता जितना अमाउंट में अगर ये रहता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता उत्तर प्रदेश को। लेकिन इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है, नियर अबाउट 900 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। कौन? ये गोमती रिवर का। तो बहुत अच्छी खासी इसकी लेंथ है, लेकिन उतना ज़्यादा पानी इसमें नहीं रहता है। गोमती रिवर की बात करें तो इस पर 2 शहर बसे हुए, ये क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। पहला है लखनऊ। तो लखनऊ शहर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। इसलिए देखो गोमती नगर भी है, ध्यान दे लेना इस बात को, वहीं से याद कर सकते हो यार। और दूसरा शहर जो है जो इंपॉर्टेंट है वो है जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर यूपी का और यूपी का लखनऊ, ये ध्यान दे लो 2 शहर जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये चौथा वाला था जो ये भी खत्म हो गया आपका। अब आते हैं 5वीं सहायक नदी, जो गंगा की 5वीं सहायक नदी है। अब एक्चुअली क्या है, इन पे ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, तो ठीक है, उतना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है आपका, उतने डैम हम नहीं कंस्ट्रक्ट हुए हैं इन पे। 5वीं सहायक नदी दैट इज़ घाघरा नदी। जैसा मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ना भाई मेरे, ये 5वां, वो समझ लेना उसी से रिलेटेड है। घाघरा रिवर, घाघरा नदी। अब बात समझना घाघरा नदी को। घाघरा नदी ऊपर से गंगा से आके मिल रहा है ना, और ये गंगा से मिलने से पहले, सुनना ध्यान से, गंगा से मिलने से पहले ये घाघरा नदी है आपका, और ये नेपाल में जगह पड़ता है महापशुंग ग्लेशियर, एकदम बिल्कुल वो वाला एरिया, एवरेस्ट वाले के एरिया के आसपास। ठीक है, महापशुंग ग्लेशियर, वहाँ से नदी निकलती है, तो इसको नेपाल में कहा जाता है कर्नाली रिवर। तो अगर सवाल पूछे कि घाघरा नदी को नेपाल में और किस नाम से जानते हैं, तो कर्नाली रिवर। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कर्नाली रिवर। कहाँ पर? इन नेपाल। और भाई मेरे, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कर्नाली रिवर बोलते हो, घाघरा नहीं बोलते वहाँ पर, तो नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? कर्नाली रिवर। तो ये 2 कंट्री से गुजरती है, नेपाल, फिर इंडिया में आके एंटर करती है। और जब इंडिया में एंटर करने वाली होती है ना, तभी इसी में आकर के एक नदी मिल जाती है, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या? काली। और इसी काली नदी का दूसरा नाम है शारदा नदी। ठीक है भाई मेरे, तो अगर मैं बोलूं घाघरा नदी, तो घाघरा की सहायक नदी में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी आ जाती है? काली नदी, यानी कि शारदा नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काली नदी या शारदा नदी, ध्यान से देख लेना इस बात को। तो घाघरा की बात मैं करूं तो घाघरा निकलती कहां से? तो इसका ओरिजिन पॉइंट कहां है, यानी कि इसका उद्गम स्थान कहां है? तो घाघरा का उद्गम स्थान जो है भाई मेरे, वो है महापशुंग ग्लेशियर। महापशुंग ग्लेशियर, हिमखंड, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल में। और महापशुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये क्या करती है? 2
कॉन्फ्लुएंस निकलने के बाद बिहार के छपरा में जाकर, कहाँ पर, छपरा में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो अगर मैं बोलूँ, सवाल ये आता है कि घाघरा नदी कहाँ मिलती है, तो छपरा में मिलती है। छपरा कहाँ पर, बिहार में। समझ में आया कि नहीं आया? और बात सुनो इसके बारे में, घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा की सहायक नदी के बारे में बोलूँ अगर मैं, इसकी जो सहायक नदी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो शारदा, उसी का नाम काली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सरयू और बूढ़ी गंडक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी, बूढ़ी गंडक। तो ये सारी की सारी सहायक नदियाँ किसकी हैं, घाघरा की सहायक नदी हैं, शारदा, काली, सरयू और बूढ़ी गंडक। तो ये तीनों सहायक नदियाँ किसकी हैं, घाघरा की है। तो ध्यान दे लेना भाई मेरे, इन तीनों नदियों के बारे में सवाल पूछता है आपकी, सॉरी गंडक कह रहा हूँ, बूढ़ी गंगा है, ठीक है। तो ध्यान देख लो। और एक चीज, राप्ती, राप्ती, अरे भाई मेरे ध्यान दे लेना भाई मेरे, राप्ती, राप्ती आपके गोरखपुर से गुजरती है राप्ती नदी, जहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। और ध्यान दे लेना, राप्ती नदी घाघरा की किस बैंक की ट्रिब्यूटरीज है, तो राप्ती नदी घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि घाघरा में लेफ्ट बैंक से आकर के, यानी कि बाएं हाथ से आकर के मिलती है। भूल जाता भी तो राप्ती नदी भी घाघरा की ही सहायक नदी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोहरी घाट एक जगह पड़ता है, वहीं पर जाकर के गंगा से मिल जाती है, सॉरी इससे घाघरा से मिल जाती है, कौन, राप्ती नदी। तो ध्यान दे लेना इस बात को, ठीक है, नोट कर लो इसको भाई। एक सेकंड होना, ठीक है भाई मेरे। चलिए आगे मूव करते हैं। पांचवा हो गया, छठा गंडक, गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, नेपाल हिमालय से है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लुएंस, यानी कहाँ जाकर के मिलती है, तो ये बिहार के हाजीपुर, मैंने बताया ना पटना के पास एक जगह पड़ता है हाजीपुर, में जाकर गंगा से मिल जाती है। और जो लोग पटना गए हैं भाई मेरे, तो पटना जाने से पहले गांधी सेतु पड़ता है, और हाजीपुर से गांधी सेतु से होते हुए, यानी गंगा नदी क्रॉस करते हुए आप पटना पहुंचते हो, और गांधी सेतु से जब देखोगे तो गंडक जहां मिल रही होती है ना, वो दिखाई पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाजीपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। इस पर कोई ऐसी फेमस प्रोजेक्ट वगैरह जो इंडिया में है वो नहीं है, होंगे जो वहाँ पर नेपाल में होंगे, इंडिया में तो नहीं है। तो हमें इंडिया का ही पढ़ने से हमें उसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन इसके बाद ध्यान दे लेना ये बात को, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गंडक नदी की सहायक नदी के बारे में, तो ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ जान दो। इसके ट्रिब्यूटरी जो नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना फालतू का, उसको नाम भर भर के लिख लोगे, कोई फायदा थोड़ी ना उससे। अगला सुनो, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, मैं वही बताऊंगा यार, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। सातवां, कोसी। सबसे पहला सवाल, कोसी नदी को क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार। इसको बोलते हैं बिहार का शोक। तो अगर सवाल पूछ ले कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो कोसी नदी को बोलते हैं। इसी नदी को बोलते हैं सौरो ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का शोक। तो भारत का शोक किस नदी को बोलते हैं, अगेन आंसर क्या होगा, कोसी नदी होगा, कोसी रिवर होगा। फिर और बोलो, यानी कि
एक सवाल और, इट चेंज इट्स पाथ मैक्सिमम। तो अगर सवाल पूछ ले कि कौन सी नदी अपने पाथ, भाई नदियाँ अपनी पाथ को चेंज करती है ना भाई, जाहिर सी बात आज यहाँ चल रही होगी, कल यहाँ से वो बह रही है, तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन वो बहने लगती हैं, अपना पाथ छोड़ती जाती हैं। तो ये अपने पाथ को चेंज करती है नदियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन चेंज करता है, तो कोसी नदी पूरे भारत में। ये सवाल आपका आंसर हो जाएगा। तो कोसी नदी सबसे ज़्यादा अपने पाथ को, अपने मार्ग को छोड़कर चलती है। सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ इंडिया, दोनों का आंसर क्या होगा, कोसी रिवर। कोसी नदी निकलती कहाँ है, कहाँ से है, तो कोसी नदी का ओरिजिन जो है, उद्गम स्थान जो है, वो है आपका गोसाई थान ग्लेशियर, और माउंट एवरेस्ट के पास से ही निकलती है गोसाई थान ग्लेशियर। थोड़ा सा और पहले पड़ता है गोसाई थान हिमखंड, ठीक है ना भाई मेरे। अगर मैं बात करूं कोसी नदी के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम स्थान, यानी कहां पर जाकर गंगा से मिलती है, तो कोसी नदी कुर्सेला, बिहार में जगह है कुर्सेला, तो कुर्सेला में जाकर के बिहार के गंगा से मिल जाती है। अगर मैं बोलूं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियों का नाम सुन लो भाई मेरे। इसकी सहायक नदियां जो हैं, ट्रिब्यूटरीज जो हैं, एक तो बागमती है, सवाल ये आ चुका है, और एक है सुनकोसी, नामी सुनकोसी है, और एक है सप्तकोसी। तो सुनकोसी, सप्तकोसी और बागमती। अच्छा, सवाल पूछ ले कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, ये नहीं, पीछे वाला जो नदी पढ़े थे, तो गंडक नदी को नारायणी नदी बोलते हैं, कहाँ पर, नेपाल में, तो भी ध्यान दे लेना आप मेरे भाई। चलो आगे आ जाओ। आठवीं नदी कौन सी है आपकी, तो जहां जो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं वो तुरंत पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो कैसे पढ़ाऊं बताओ। 8 जबरदस्ती पढ़ाना तो पढ़ा दे, बताओ। सोन नदी यानी कि सोन रिवर, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थान, ओरिजिन कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक जगह है मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस जगह का नाम है अमरकंटक हिल, अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक हिल से दो नदी निकली हुई है, एक सोन निकली हुई है जो जाके गंगा में मिल जाती है, और एक नर्मदा निकली हुई है जो जाकर के क्या कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो पहली बात, इसका उद्गम स्थान अमरकंटक हिल। दूसरी बात कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम, यानी कहाँ पर जाकर गिरती है, यानी कहाँ पर जाकर मिलती है, तो सोनपुर एक जगह है, सोनपुर बिहार में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। और भाई मेरे, सोनपुर फेमस किस लिए है, एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये इसकी सहायक नदी क्या है, कौन कौन सी है, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो इसकी भी दो तरीके से ट्रिब्यूटरी याद कर लेना, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। एक हो जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो यूपी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, मैं उसको ब्रेक कर दूंगा। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इसके आती है रिहंद नदी, यानी कि दाहिने तरफ से इसको जो नदी जोड़ती है वो कौन कौन सी है, रिहंद नदी है। रिहंद रिवर। अब सुन लो भाई मेरे, इसी रिहंद नदी पर एक डैम बना है, उस डैम का नाम है रिहंद डैम। तो ये तो आसान हो जाता है कि रिहंद डैम किस नदी बना हुआ है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिहंद डैम है कहाँ पर, तो यूपी के सोनभद्र में है। यूपी में एक जिला पड़ता है सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र में रिहंद डैम है। समझ में आया कि नहीं है। और सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन, यानी कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो वो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, क्लियर।
अब मैं बात करता हूँ इसी रिहंद डैम के पीछे, इसी रिहंद डैम के पीछे भाई मेरे एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है, एक आर्टिफिशियल लेक बना है, मैनमेड लेक बना है। उस आर्टिफिशियल लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके बारे में सवाल बनेगा कि इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो किस नदी के पानी से बना हुआ है? रिहंद नदी के पीछे ही बना हुआ है जस्ट। तो ये ध्यान दे लेना भाई मेरे, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं पुनपुन, पुनपुन। तो रिहंद और पुनपुन ये दोनों की दोनों सहायक नदियां हैं किसकी? आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। और इस रिहंद नदी पर रिहंद डैम बना है और उस रिहंद डैम के पीछे एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है, ये ध्यान दे लेना। आगे 9वां, ठीक है। 9वां कौन सा भाई में? दामोदर। और दामोदर गंगा की ना सहायक नदी होकर के किसकी सहायक नदी है? दामोदर गंगा की सहायक ना होकर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो गंगा की कहलाती है। तो दामोदर, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो दामोदर नदी जो है आपका भाई मेरे, वो कहां से निकलता है? सबसे पहले अगर पूछ ले सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक किसे नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी जो निकलती है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो उद्गम स्थान है, ठीक है, ये है एक जगह पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, छोटा नागपुर का पठार जो है, ये किस स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। ये किस स्टेट में पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार ये पड़ता है आपका झारखंड नदी, झारखंड स्टेट में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार किस स्टेट में पड़ता है? आपका झारखंड स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट सुन लो आप, इसकी कॉन्फ्लुएंस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में जाकर के किससे? हुगली से मिल जाता है। हुगली यानी कि गंगा से मिल जाता है। भाई गंगा का ही तो पार्ट है। तो आई होप सो क्लियर होगा, ठीक। तो ये वेस्ट बंगाल में जाकर के कहाँ? हुगली यानी गंगा से मिल जाता है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दो सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सहायक नदियां इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बराकर नदी और एक बोकारो नदी। तो बराकर और बोकारो ये दोनों के दोनों सहायक नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात और ध्यान दे लेना, सोन नदी की जो सहायक नदी है रिहंद, उसी रिहंद की एक सहायक नदी है, उसका नाम है नॉर्थ कोयल। तो नॉर्थ कोयल नदी भी, नॉर्थ कोयल यानी कि उत्तरी कोयल नदी रिहंद की सहायक नदी है। और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोन की सहायक नदी कहलाती है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गंगा की भी सहायक नदी कहलाती है। तो ये सवाल पूछा गया है नॉर्थ कोयल के बारे में, तो नोट कर लेना जाकर के, नॉर्थ कोयल यानी कि उत्तरी कोयल। नोट कर लो ये बात को, किस वाले में? रिहंद वाले पार्ट में जाकर के नोट कर लेना इसको, नॉर्थ कोयल यानी कि उत्तरी कोयल, ठीक है ना। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मैं उन सारे के सारे बारे में बात करेंगे। एक है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं
दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना के बारे में अगर हम बात करें, ये बना था 1948 में और आज़ाद भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था। ये दो स्टेट के बीच में बना हुआ है, एक है झारखंड और एक है वेस्ट बंगाल। तो इसको नोट कर लो। फिर और भी प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना है तो मैं उसको इरेज करूंगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी पर और प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसी नदी पर, मतलब इसी नदी के सहायक नदी पर बना हुआ है। एक है तिलैया बांध, पूछा गया है बहुत बार, तिलैया बांध, और यूपी के लिए तो सवाल है भाई से इंपॉर्टेंट, तिलैया। और एक है मैथान बांध और एक है पंचेत बांध। तो ध्यान दे लेना भाई मेरे, पंचेत बांध और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये दोनों के दोनों जो हैं ये दामोदर नदी पर हैं, लेकिन ये तिलैया बांध और मैथान बांध ये बराकर नदी पर है। तो पीछे पढ़ाया था ना मैंने, बराकर नदी इसकी सहायक नदी है, तो बराकर नदी पर है। कल नोट। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान दे लो, झारखंड में एक इंपॉर्टेंट है एक चीज़, एक नदी है झारखंड में, मयूराक्षी नदी। उस मयूराक्षी नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है मसान जोर बांध, मसान जोर बांध। और इस मसान जोर बांध का नाम कनाडा बांध है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? मयूराक्षी रिवर पर है। और ये मयूराक्षी रिवर कहाँ पर है? झारखंड में है। तो भाई मेरे लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल गंगा रिवर सिस्टम से बन सकते थे, उन सारे के सारे सवालों को मैंने बताया है आपको। सो आई होप सो कि अच्छा, हुगली के बारे में क्या है? हुगली तो एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है जो क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या होती है, गंगा से ब्रेक होती है और फिर जाकर क्या होती है, गिर जाती है किस में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से गंगा की एक धारा बहती है बांग्लादेश में, उसका नाम क्या है? पद्मा। तो मैंने बता भी दिया और आगे पढ़ोगे भी इसके बारे में, ठीक है। हाँ, हुगली पे याद कर सकते हो, कौन सा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज है, तो ध्यान दे सकते हो उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा के रिवर सिस्टम से रिलेटेड थी, ठीक है। तो आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अगर दोस्तों सच में मेरी बातें आपको मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। एक बार और आप लोगों को फिर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।